नमस्कार। अगले 10 मिनट में आपको ये साफ हो जाएगा कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी का ये मामला अब सिर्फ एक मामूली चोरी तक सीमित नहीं रहा। ये खेल बहुत बड़ा है। ये कहानी है करोड़ों रुपए के काले साम्राज्य की। ये कहानी है उस पूरे नेटवर्क की जिसने भगवान के घर में डाका डाला। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब पुलिस और स्पेशल टीम यानी एसआईटी ने इस पूरे गिरोह की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। आज हम इस महा खुलासे में आपको दिखाएंगे कि कैसे इन आरोपियों ने चोरी के पैसे से अपनी बीवियां, बच्चे, भाई बहन और दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्तियां खड़ी कर ली, और कैसे कानून का चक्रव्यूह तैयार है जो एक एक करके सबको घेर रहा है। तो चलिए बिना देर किए इस पूरे खेल का पर्दाफाश करते हैं। राम मंदिर चोरी, संपत्ति पर अब सीधा वार। सबसे पहले इस पूरे मामले के सबसे बड़े हिस्से को समझते हैं और वो है संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी करने वाले इन आरोपियों ने सिर्फ कैश चोरी नहीं किया, इन्होंने उस पैसे से लाखों करोड़ों की जमीनें, मकान, दुकानें और महंगी गाड़ियां खरीद ली। पुलिस अब इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। टिन्नू यादव, लव कुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा जैसे आरोपियों के परिवार और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों पर अब पुलिस की नजर है। जांच टीम प्रॉपर्टी डीलरों से लगातार संपर्क कर रही है ताकि ये पता चल सके कि चोरी का पैसा कहां-कहां लगाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि चोरी के कैश पैसे का पता लगाना इतना आसान कैसे है, लेकिन इस बार पुलिस ने बहुत मजबूत प्लान बनाया है। आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों, जमीन की रजिस्ट्रियों और प्रॉपर्टी डीलरों के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। कई आरोपियों की बीवियों और सगे संबंधियों के नाम पर अचानक बहुत बड़े-बड़े मकान और प्लॉट खरीदे गए हैं। उदाहरण के लिए लवकुश मिश्रा की पत्नी का मकान देखिए। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके मकान पर फाइनल नोटिस लगा दिया है। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि ये मकान चोरी के पैसे से बना है, तो उसे सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा या ढहा दिया जाएगा। देखिए, अक्सर अपराधी ये सोचते हैं कि चोरी का पैसा अगर वो अपने परिवार वालों के नाम कर देंगे तो कानून से बच जाएंगे, लेकिन इस बार पुलिस ने उनकी इस चाल को अच्छी तरह समझ लिया है। मंदिर के संदिग्ध कर्मचारियों के सभी रिश्तेदारों के भी रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाकर पूछा जा रहा है कि किसने कब कितनी जमीन खरीदी और पेमेंट कैसे करी। अगर कहीं भी चोरी का पैसा लगा मिला तो वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश की गई है, इसका पूरा पर्दाफाश किया जा रहा है। ये कार्रवाई धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और आगे भी इसी तरीके से जांच चलती जाएगी। ये देखा जाएगा कि सिर्फ राम मंदिर का पैसा ही लगाया गया है या इसके अलावा भी ये लोग सेकेंड शिफ्ट में कोई ऐसी चोरी कर रहे थे जिसके पैसे भी प्रॉपर्टीज लेने में खरीदे गए हैं। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि राम मंदिर दान चोरी के मामले में पैसे जो चुराए हैं, क्या इसके अलावा संपत्ति खरीदने में और भी किसी तरीके से चोरी की गई है और इस चोरी के पैसे को संपत्ति खरीदने में लगाया गया है। लवकुश मिश्रा की पत्नी पर एडीए का फाइनल नोटिस। अब आइए लवकुश मिश्रा वाले मामले को और करीब से समझते हैं। लवकुश मिश्रा राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती के इंचार्ज थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने चढ़ावे की एक बहुत बड़ी रकम खुद रख ली। अब उनकी पत्नी के मकान पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फाइनल नोटिस लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि अगर ये मकान चोरी के पैसे से बना है तो इसे हर हाल में जब्त किया जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसी कई और संपत्तियों पर कार्रवाई होगी। लवकुश की पत्नी के मकान पर नोटिस आने से पूरा मामला और भी गंभीर हो गया। सरकारी विभाग का कहना है कि अगर मकान बनाने के नियमों का उल्लंघन हुआ या पैसे का सोर्स संदिग्ध है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अब दूसरे आरोपियों की बीवियों, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज हर संपत्ति की बारीकी से जांच कर रही है। प्रॉपर्टी डीलरों से पूछताछ चल रही है कि किस सौदे में कितना कैश दिया गया था। जरा सोचिए, देश भर से लोग मंदिर में अपनी आस्था से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसे लूटकर अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। अब पुलिस एक एक पैसे के लेन देन का पता लगा रही है। प्रॉपर्टी डीलर खुद बता रहे हैं कि पैसा कहां से आया था। अगर ये साबित हुआ कि पैसा चोरी का था तो वो प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में चली जाएगी। ये जांच परिवार के हर सदस्य तक पहुंच रही है। 20 रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जांच रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8 मुख्य आरोपियों के करीब 20 रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। इस लिस्ट में उनकी पत्नी भी है, भाई भी है, बहन भी है, साले भतीजे सब शामिल हैं। जांच टीम ने जमीन रजिस्ट्री के दफ्तरों से सभी रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। कई ऐसे लोग जो बहुत मामूली नौकरी करते थे, 10 से 15 हजार की सैलरी उनकी थी, उनके नाम पर अचानक करोड़ों रुपए की जमीन और मकान कहां से दर्ज हो गए हैं, कैसे ये मकान आ गए हैं उनके पास, ये सबका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। टिन्नू यादव का एक करीबी मुकेश कुमार सिर्फ 15 से 18 हजार रुपए महीने की सैलरी पर काम करता था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उसने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना रखी। अब पुलिस उसके गांव और आसपास के प्रॉपर्टी डीलरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का सवाल बिल्कुल साफ है, कितनी कम सैलरी वाले के पास इतने करोड़ रुपए कहां से आए। इसी तरह बाकी आरोपियों के रिश्तेदारों की संपत्तियों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस का प्लान बिल्कुल साफ है, चोरी का पैसा जहां भी लगा हो उसे ढूंढकर जब्त किया जाएगा। ये कार्रवाई बहुत जरूरी है क्योंकि अपराधी अक्सर खुद के नाम पर कुछ नहीं रखते, बल्कि सब कुछ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रखते हैं, खासकर महिलाओं के, क्योंकि उसमें पैसे कम हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन रजिस्ट्री के जरिए सब कुछ सामने आ जाता है। प्रॉपर्टी डीलरों को भी बुलाया जा रहा है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी डीलर ने सच छिपाया तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अब हर आरोपी कर्मचारी के पूरे परिवार की माली हालत और कमाई की जांच कर रही है। दूसरी शिफ्ट में चोरी और पूरा नेटवर्क। इस मामले में एक और बड़ी बात सामने आई। चढ़ावे के पैसे की गिनती का काम अलग अलग शिफ्टों में होता था। आरोपियों ने चोरी के लिए दूसरी शिफ्ट का फायदा उठाया क्योंकि उस वक्त निगरानी थोड़ी कम हो जाती, सिक्योरिटी थोड़ी वीक हो जाती है। अब जांच टीम हर शिफ्ट के कर्मचारियों और उनके परिवारों की संपत्ति, उनके पैसे के ट्रांजैक्शंस, उन्होंने कहां पैसे लगाया है, म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, एसआईपी में लगाया है या फिर बैंक में रखा है या फिर ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी किया है, इन सब की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि ये चोरी किसी एक व्यक्ति ने अकेले नहीं की, इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था। अब एक एक करके हर कर्मचारी के घर वालों की संपत्ति का हिसाब मांगा जा रहा है। अगर किसी की पत्नी या भाई ने हाल ही में कोई महंगी जमीन खरीदी तो उनसे पूछताछ की जाएगी। प्रॉपर्टी डीलरों से पूछा जा रहा है कि जमीन किसके नाम पर है और किस पैसे में खरीदी गई। ये जांच अभी भले ही धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन पुलिस का इरादा बिल्कुल मजबूत है। उनका पहला लक्ष्य यही है कि चोरी का सारा पैसा बरामद किया जाए, उसे राम मंदिर ट्रस्ट को वापस सौंपा जाए। रिश्तेदारों की संपत्ति जब्त होने से अपराधियों को चोरी के पैसे का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। प्रॉपर्टी डीलरों पर शिकंजा और बढ़ता दबाव। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी डीलरों की। पुलिस और जांच टीम इन डीलरों से लगातार संपर्क में है। सबको बोल दिया अपना अपना ब्यौरा लेकर आओ। उनसे पूछा जा रहा है कि आरोपियों या उनके परिवार वालों ने जमीनों में कितने सौदे किए और उन सौदों में कितना कैश दिया गया। और ये पूछताछ सिर्फ लखनऊ में या अयोध्या में नहीं हो रही, बल्कि देश के हर कोने में हो रही है, ताकि अगर कर्मचारी ने किसी दूसरे लोकेशन में भी जमीन ली है तो वो भी पता चल जाए। तो ये पूछताछ इसीलिए जरूरी है क्योंकि कैश लेन देन का पता लगाकर ही चोरी के पैसे का सही रूट सामने लाया जा सकता है। कई बड़े डीलरों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, उनसे पुराने रिकॉर्ड्स और पैसों की जानकारी मांगी जा रही है। अगर कोई भी डीलर इसमें शामिल पाया गया तो उस पर बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
इस बीच आरोपियों के रिश्तेदारों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। परिवारों में अब ये डर है कि अचानक आई इस संपत्ति का वो क्या जवाब देंगे। ये पूरी कार्रवाई दिखाते कि पुलिस अब सिर्फ आरोपियों को जेल भेजने तक नहीं रुकेगी, बल्कि उनके पूरे परिवार और संपत्ति के नेटवर्क को खत्म करके ही दम लेने वाली है। तो राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का ये मामला अब सिर्फ एक साधारण चोरी का नहीं रहा, ये अब अवैध संपत्तियों को जब्त करने की बहुत बड़ी मुहिम बन चुका है। पुलिस अब रिश्तेदारों, पत्नियों और प्रॉपर्टी डीलरों तक पहुंच चुकी है। जो लोग चोरी के पैसे से जमीन और मकान खरीद कर आराम से बैठे थे, आज उनकी नींद उड़ चुकी है। कानून अपना काम कर रहा है और चुराया गया एक एक पैसा वापस लाया जाएगा। तो साफ है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब बचना नामुमकिन है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।